Good morning, student. Now we study about पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. कैपेसिटर के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका डेरिवेशन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है. एक प्लेट होती है A1 और दूसरी प्लेट होती है A2. ठीक है. मान लिया कि इस प्लेट पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा और इस प्लेट पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा. तो इस प्लेट पर प्लस चार्ज आ गए और इस प्लेट पर कितने आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए. ठीक है. तो अब इन दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस होगी वो हमको इस प्लेट के एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम रखनी है. ठीक है. फिर से सुनिए कि ये इस प्लेट का ये जो A1 है और A2 है इसका एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए. मींस जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो उस एरिया के कंपैरिजन में जो है वो बहुत कम होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्लेट का एरिया है फर्स्ट प्लेट का वो दूसरी प्लेट के एरिया के बराबर हो. मींस A1 इक्वल टू A2 और D जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो बहुत कम हो. किससे? प्लेट के एरिया से. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है. किधर होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड साइड पे होगा. ठीक है. इसी तरीके से हम निगेटिव चार्ज देखेंगे तो निगेटिव चार्ज के लिए हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? टुवर्ड्स द चार्ज. यानी कि जो E2 होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा. तो बेसिकली हम देखें कि E2 का भी डायरेक्शन किधर आ रहा है? राइट हैंड साइड पे आ रहा है. तो यानी कि E1 जो कि पॉजिटिवली चार्ज के वजह से बनी है उसका भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड है और E2 जो कि निगेटिवली चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसका भी जो डायरेक्शन है वो किधर है? राइट हैंड साइड पे. तो बेसिकली E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है. ठीक है. तो अब हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा का मतलब है Q अपॉन A मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया. जितना भी चार्ज है एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है. ठीक है. जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है इसमें जितना भी चार्ज होगा एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या कहलाएगा? सिग्मा. सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है. चार्ज पर यूनिट एरिया. और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ क्या फॉर्मूला होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब हम E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे वो भी क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. क्यों? क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. ठीक है. अब हम लोग जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करेंगे तो E नेट क्या होगी? E1 और E2 होगी. क्यों? क्योंकि E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इन दोनों का एडिशन होगी. ठीक है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? E1 प्लस E2 मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा. ठीक है. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A. तो इस सिग्मा की जगह हमने क्या रख दिया? Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे रहा. ठीक है. तो अब फॉर्मूला क्या आ गया? E नेट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब हम देखेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से रिलेटेड एक फॉर्मूला है. डेल V इक्वल टू E इंटू डी. E क्या है? डेल V क्या है? चेंज इन पोटेंशियल. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. और D क्या है? इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है. तो E की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है वो क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D की वैल्यू एज इट इज़ है. ठीक है. E नेट की वैल्यू क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. तो E की जगह हमने रख दिया इसकी वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D एज इट इज़ है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है कैपेसिटेंस का. वो फॉर्मूला क्या बताता है? C इक्वल टू Q अपॉन डेल V. C मीन्स कैपेसिटेंस, Q मीन्स चार्ज,
डेल वी मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो Q अपनी जगह पे रहा और डेल वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, क्या आया क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ डेल वी की वैल्यू रखा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो क्या वैल्यू आ गई, Q से Q कैंसिल हो गया, क्या आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो C की वैल्यू यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। C यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, A की। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि अगर एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर प्लेट का एरिया बहुत ज़्यादा है, बड़ी प्लेट्स हैं, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत पावरफुल कैपेसिटर बनाया जा सकता है अगर प्लेट्स बड़ी हैं, उनका एरिया बड़ा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कैपेसिटेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब हो गया, परमिटिविटी ऑफ द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और वी कैन से इन एयर, ठीक है। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम को। तो यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। थर्ड थिंग, कैपेसिटेंस और डिस्टेंस। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। तो यानी कि अगर दोनों प्लेट की डिस्टेंस को हम कम से कम कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मींस अगर हमको पावरफुल कैपेसिटर बनाना है तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कम कर देंगे, और डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस जो होगा उतना ज़्यादा होगा। तो बेसिकली कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है।